नमस्कार, बोलो ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीतम कुमार और डॉक्टर्स डे पर हम बात करने आए हैं। आज हमारे साथ हैं बिहार के प्रख्यात डॉक्टर, जनरल फिजिशियन हैं और टीवी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। सर, बहुत बहुत स्वागत है बोलो ज़िंदगी में आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम डॉक्टर्स डे पर बात करेंगे कि डॉक्टर्स डे को डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी किस हिसाब से देखते हैं। देखिए, डॉक्टर्स डे भारतवर्ष के अंदर 1 जुलाई को मनाया जाता है और हमारे जो बहुत आइडियल रहे डॉक्टर हैं सबों के, डॉक्टर BC रॉय, जिनकी जन्म पटना में ही हुई थी, उनके यादगारी में ये दिन मनाया जाता है। वो अपने आप में एक अच्छे कुशल डॉक्टर, एक अच्छे कुशल प्रशासक, एक अच्छे कुशल चीफ मिनिस्टर, एक अच्छे कुशल परिवार के सभी सदस्यों को अपने साथ लेकर चलने वाले एक आदर्श व्यक्तित्व थे और उन्हीं की मेमोरी में हम लोग आज डॉक्टर्स डे मनाते हैं। चलिए, तो डॉक्टर्स डे तो डॉक्टर जयपन सर जैसे कि बहुत डिटेल में बताया कि हम लोग क्यों मनाते हैं और किनका उनकी जन्म दिवस थी 1 जुलाई को। अच्छा, चलिए, तो और सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, खासकर चूँकि आपको बहुत अनुभवी हैं और काफ़ी वर्षों से, तकरीबन कितने वर्ष हो गए होंगे आपके इस प्रोफेशन में? मैंने 1993 में MBBS के बाद इंटर्नशिप कंप्लीट किया था और उसके बाद विभिन्न स्थानों पे पढ़ाया। तो आप समझ लें कि 1993-94 के बाद से मैं एलिजिबल था प्रैक्टिस के लिए। तो अभी लंबा समय 3 दशकों का समय हो गया प्रैक्टिस का। 3 दशकों का समय दिया है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तुमको कुछ तस्वीरों में, जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं विल क्लिंटन के साथ, ये साथ कुछ UN की मीट हुई थी उस वक्त की। जी, यूनाइटेड नेशंस की विशेष अधिवेशन बुलाई जाती है सितंबर में, जिसमें पॉलिटिकल डिस्कशंस भी होते हैं और स्वास्थ्य संबंधी, पर्यावरण संबंधी एपेक्स जो डिस्कशंस होते हैं उसमें उस UN जनरल असेंबली का वीक होता है सितंबर में। और उसमें कभी एड्स जब अपनी चरम सीमा पर था, एड्स से बहुत लोग संक्रमित हो रहे थे, बहुत परेशानी में सबों को डाला था, उस समय HIV एड्स पर विशेष अधिवेशन बुलाया गया। एक बार TB पर विशेष अधिवेशन बुलाया गया। एक बार एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर, जो धड़ल्ले से एंटीबायोटिक्स की यूज़ होती है उससे रेजिस्टेंस के कारण से बहुत सारी परेशानियां बढ़ी, उस पर स्पेशल सेशन हेल्थ का बुलाया गया। तो इस तरह से डिफरेंट यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल सेशंस बुलाए जाते हैं। तो उसमें मुझे भी भाग लेने का मौका लगा। एड्स पर बिल क्लिंटन साहब, क्लिंटन एड्स फाउंडेशन की तरफ से भी आए हुए थे और वहीं पर उनसे मुलाकात हुई। और सारे जो स्टेक होल्डर्स पूरे विश्व में रहते हैं इन तरह की बीमारियों के, उनसे विचार भी लिया जाता है और इंटीग्रेट करके यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ एक वक्तव्य पर आते हैं। और उसी क्रम में बिल क्लिंटन साहब से मुलाकात हुई। वर्ल्ड वाइड इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं ज़रूर कुछ चाहूँगा कि सर पहले के मुताबिक और अब के मुताबिक जो है वो TB के रोगों में पेशेंट का कितना वो अवेयर हैं और उनके जो ट्रीटमेंट हैं उनमें क्या बदलाव आया है। देखिए, TB एक ऐसा रोग है जो विश्व का सबसे पुराना रोगों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये भी देखा गया था कि इजिप्ट में, मिस्र में जो ममीज़ रखी हुई हैं, जो 5000 बिफोर क्राइस्ट BC, 5000 से अधिक समय से जो ममीज़ हैं उसमें भी TB के कीटाणु निकले हैं। तो TB एक बहुत पुराना रोग है, लेकिन हाल के दिनों में इसके रोगियों की संख्या में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हाँ, और जबकि इसके अगेंस्ट वैक्सीन एक था, BCG वैक्सीन TB के अगेंस्ट था, लेकिन बहुत पोटेंट वैक्सीन नहीं है, बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चों में देने पर वो सीवियर TB से बचाव करने को सक्षम होता है, लेकिन इन्फेक्शन उसके बावजूद होने की संभावनाएं होती है जो माइल्डर फॉर्म में होती हैं। इन सबों के उपरांत TB की दवाइयों की जो ईजाद हुई, लास्ट जो रिफाम्पिसिन एक बहुत अच्छी दवाई आई थी, तो 1970s में वो आया था। उसके पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन 1940s में आया था TB की दवा। तो उसमें TB के दवाइयों के नए डेवलपमेंट में बहुत गैप हुआ है। 1970s के बाद अभी एक इफ़ेक्टिव दवाई आई है हाल के, आज से 10 साल पहले, 2012-13 में अप्रूवल हुआ, बेडाक्विलीन। तो इतने सालों में, 40 सालों में TB की बहुत अच्छी दवाई उपलब्ध नहीं हो पाई रिसर्चेज में और इसमें। लेकिन अब जो बेडाक्विलीन आई है और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ इधर 1-2 आई हैं और बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन पर भी ट्रायल चल रहा है। तो ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में
टीबी के रोग पर और हम लोग इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे यूनाइटेड नेशंस के आपसे चर्चा हुई कि टीबी पर भी एक बुलाया गया, क्योंकि ये बहुत स्थिति इसके कारण से बढ़ रही थी रोगियों की संख्या में। तो वहाँ पर स्लोगन जो लिखे हुए थे यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ में, लिविंग विथ एड्स डाइंग ऑफ टीबी। एड्स से मुझे परेशानी नहीं हो पा रही है क्योंकि अच्छी ये दवाइयाँ आई हैं, लॉन्जिविटी बढ़ गई है, लेकिन मैं एड्स से एकदम ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो टीबी आ गया उसके कारण मैं मर रहा हूँ। तो ये एक चुनौती है, लेकिन भारत सरकार ने इस चुनौती को भी कंट्रोल किया है। और एक जो यूनाइटेड नेशंस मूवमेंटो में इंडियन गवर्नमेंट भी उसकी सिग्नेटरी रही है कि 2025 तक टीबी उन्मूलन की ओर काम करना है। हालांकि समय बहुत कम है और बहुत ज़्यादा काम करना है, लेकिन पहले की अपेक्षा दवाइयों की उपलब्धता हुई है, पहले की अपेक्षा टीबी रोगियों के लिए अन्य सुविधाएं की उपलब्धता हुई है। लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे समय रहते सबों को मिलजुल करके इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। एडवोकेसी करने की अभी और भी ज़रूरत है, क्योंकि इसकी लंबी दवाई चलती है और बहुत सारे रोगी बीच में ही दवाइयाँ छोड़ देते हैं, और उस कारण से भयावह टीबी, जिसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं या XDR टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, वो समाज में फैलना शुरू किया है, जो बहुत ही गंभीर है। सर, तो जैसे कि हम बात करें, अगर विश्व स्तर की बात करते हैं तो अन्य देशों के मुकाबले हमारा जो भारत देश है वहाँ पर मरीजों का क्या संख्या है और विदेशों में क्या संख्या, मतलब कितने तेज़ी से अपने भारत में भी वो टीबी जो है वो भयानक रूप ले रहा है? देखिए, विदेशों में भी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में टीबी एकदम कंट्रोल में था। जब एड्स आया उसके बाद से टीबी के रोगियों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन वहाँ पर इफ़ेक्टिव ट्रेसिंग हो जा रहे हैं, इस कारण से कंट्रोल अभी है। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत बढ़ी हुई है, जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे भी हैं, स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं। इस कारण से वहाँ धूप पानी की व्यवस्था कम हो पाती है, तो एक भी रोगी यदि टीबी का वहाँ पर होता है तो उसे दूसरे को होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक टीबी का रोगी यदि उसे दवाइयाँ समय पर शुरू नहीं हुई या उसकी रोग की जानकारी उसे समय पर नहीं हुई, और तो एक साल में 10 से 12 नए टीबी के रोगियों को उत्पन्न कर सकता है, उनको इस बीमारी का संचरण कर सकता है। तो इसलिए जो हमारा पॉपुलेशन घनत्व है, सुदूर क्षेत्रों में लोग हैं, जो पॉवर्टी है, जो मालन्यूट्रिशन है, गरीबी है, खान पान में कमी है बहुत जगहों पर, इस कारण से भी टीबी का रोग फैला है और अभी भी एंडेमिक बहुत सारे एरिया में है। अब केस डिटेक्शन के लिए एक्टिव, जैसे कि एक्टिव का मतलब कि जहाँ पर रोगी हैं वहीं पर जाकर के उनकी पहचान करके दवाइयाँ शुरू हों, उस पर टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम के रूप में अभी कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कि लोग जो स्वास्थ्य वर्कर हैं उस क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर जा कर के रोगियों की खोज होती है और उसकी दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि कंट्रोल करने में सहायता मिल रही है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी दर्शक हैं, बोलो ज़िंदगी के दर्शक हैं, वो भी समाज में लोगों को अवेयर करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके सामने जो है टीबी के जो मुख्य कुछ लक्षण हैं, जो शुरुआती लक्षण हैं, जिनसे कि उनको ये अनुमान लगे कि कहीं मुझे टीबी तो नहीं, इसके लिए वो जाकर जांच करवाएं वक्त रहते। तो मैं चाहूँगा कुछ मुख्य लक्षण जो हैं आप हमें दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि इसके कारण से बहुत लोग को जानकारी हो पाए। सबसे पहले ये जानकारी होनी है कि बहुत लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टीबी का मतलब खांसी, फेफड़े की टीबी, और खांसी नहीं है तो टीबी नहीं है। लेकिन टीबी शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आपके फेफड़े को, जिसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं, उसमें खांसी आती है। आपके पेट को, आंतों को, जो एब्डोमिनल टीबी होता है उसके अंदर ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं। गले में गिल्टियाँ होती हैं टीबी की। रीढ़ के हड्डियों में टीबी हो सकता है। उंगलियों में जॉइंट स्पेसेस में टीबी हो सकता है। चमड़े में टीबी हो सकता है। अन्य ब्रेन के अंदर टीबी हो सकता है, ट्यूबरकुलोमा कहते हैं। ब्रेन के मेनिंजेस, जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसकी टीबी होती है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो विभिन्न अंगों को ये टीबी का कीटाणु प्रभावित करता है। अलग अलग अंगों के टीबी के रोग के लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे यदि किसी को फेफड़े का टीबी हुआ तो उसमें उनको खांसी आएगी, सीने में दर्द होगा, बलगम आएगा, बलगम में लाली भी आ सकती है, ब्लड जनित बलगम भी आ सकता है।
उनका वज़न घटने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है, सुस्ती होने लगती है। ये सब फेफड़े के टीबी के रोग होते हैं। और इसमें जो बुखार आता है वो लो ग्रेड का बुखार आता है, बहुत हाई बुखार नहीं जाता है। पेट का टीबी यदि हुआ तो पाचन प्रक्रिया पर असर करता है, अपच होने लगता है, गैस होता है, कमज़ोरी होती है, पेट में दर्द होता है, लैट्रिन में अनियमितता होने लगती है। ये सब चीज़ें पेट के टीबी के लक्षण होते हैं। अगर जोड़ों में या रीढ़ में टीबी होता है तो जॉइंट पेन होते हैं, शाम के शाम हल्की फीवर होती है, उन्हें करवट लेने में परेशानी होने लगती है, पीठ में रीढ़ में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, और रात में विशेषकर जब सोते हैं तो उन्हें नाइट क्राई कहते हैं, बहुत तेज़ दर्द होता है तो कभी कभी दर्द से कराहते भी हैं। ये पेट की रीढ़ की टीबी के लिए ऐसे लक्षण होते हैं। किसी को ब्रेन का टीबी हो गया तो उन्हें तेज़ दर्द सर में होगा, सर दर्द के कारण से उल्टियाँ भी होने की संभावनाएं हो जाती हैं, और उन्हें अगर ब्रेन में ट्यूबरकुलोमा है, टीबी का गोला है, तो उसे झटका भी आने लगता है, जैसे कि सीजर्स कहते हैं, मिर्गी के झटका जिसे आते हैं, उस तरह का झटका भी प्रेशर से आ सकता है। हल्का फीवर रह सकता है, गले में दर्द रह सकता है और गला तन जाता है। उसके बाद अगर आप गले को हिलाना चाहें तो बहुत टाइट हो जाता है गला। ये ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या ब्रेन के टीबी के लिए ऐसे लक्षण आते हैं। तो ये सब अन्य अंगों के, विभिन्न अंगों के टीबी के अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं। मतलब अगर ऐसे लक्षण आपको अमूमन हर बार हर दिन अगर आपके पास आए तो अतिशीघ्र आप जांच करवा लें, जी, है ना। चलिए, तो सर बड़ा ही बारीकियों से हर चीज़ को बारे में बताए हैं, खासकर टीबी की बीमारी में टीबी की लक्षणों के बारे में बताया है। और सर वैसे भी एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि कोविड जैसे सिचुएशन में सर काफ़ी एक्टिव रहे हैं, वो खुद भी मौजूद रहे हैं और टीवी चैनलों के माध्यम से बहुत लोगों को सचेत भी किया है सर ने, और उन्हें अवेयर भी किया है। सर इसके लिए बोलो जिंदगी भी आपको सैल्यूट करती है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में भी जो है, हर समाज में सामाजिक कार्यों में किसी भी गरीब हो या फिर असहाय हो, वहाँ पर भी सर हमेशा सब लोगों को अवेयर करते हैं। मतलब समाज में सर काफ़ी एक्टिव हैं। ये वाकई एक डॉक्टर की अच्छी पहचान है। तो सर डॉक्टर डे का आपको तो बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, बोलो जिंदगी की तरफ से को कि आपने इस तरह के डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम किया जो कि जनोपयोगी भी है और डॉक्टर्स को अच्छा भी लगता है। और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने भी सामाजिक सरोकार के अनेक कार्यों को अंजाम दिया है और आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।